हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने हीट पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट हम फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द क्लास। हमने क्लास में कौन कौन सी बातें जानी हैं, जस्ट क्विक रिवीजन के तौर पे हम इसको करेंगे एंड देन फिर करेंगे सॉल्व इसके क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं इसको समझने के लिए और करने के लिए सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो बेसिकली हमने सबसे पहले ये देखा था कि अगर हमें किसी बॉडी के बारे में बताना है कि इसके अंदर हीट कंटेन है या ये हॉटनेस है इसके अंदर या कोल्डनेस है इसके अंदर, सो वी डू नॉट या वी कैन नॉट रिलायबल ऑन द सेंस ऑफ टच। हम सेंस ऑफ टच के ऊपर हमेशा डिपेंड नहीं होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कहीं पे खौलता हुआ पानी है उसको छू के बताएंगे कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, या मान लो फिर भी गर्म है बहुत ज्यादा पानी और हमारे सेंसेस तो है बिल्कुल गर्म और ठंडा बता देते हैं, लेकिन हम फिर भी हर चीज को टच करके नहीं बताएंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार टच करने से हमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। लाइक हो सकता है कि एक पानी 80 डिग्री टेम्परेचर में, एक पानी 50 डिग्री टेम्परेचर में, और मैंने दोनों में हाथ डाला तो दोनों मुझे गर्म लगेंगे, तो मैं तो यही बोलूंगा दोनों गर्म है। बट बेसिकली मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर ज्यादा हीट है या कितनी ज्यादा हीट है या कितनी डिग्री है हॉटनेस की? इट विल बी टेल अस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ही हमें बताएगा। इसलिए अवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंस ऑफ टच जो है उसके ऊपर हम हमेशा डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि सेंस ऑफ टच हमारा बताए या सेंस ऑफ टच हमारा ये बताए कि भैया ये बॉडी गर्म है या ये बॉडी ठंडी है। इट वोंट, ठीक है, ये हमें ऐसे पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर, तो अगर हमें किसी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना भी है तो हमें टेम्परेचर देखना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर से हमें पता लगेगा कि ये बॉडी ज्यादा गर्म है या ये बॉडी ज्यादा ठंडी है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हमें ये बताता है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो कैसे किया जाएगा? थर्मोमीटर से मेजर किया जाएगा। थर्मोमीटर ही बताएगा कि ये जो टेम्परेचर इस बॉडी का कितना है और इसके अंदर कितनी हीट कंटेन्ड है। मान लो एक 20 डिग्री सेल्सियस में, एक 80 डिग्री सेल्सियस में, अब दोनों पानी सामने रखे हुए हैं तो हमें समझ में आ जाएगा जो 80 डिग्री सेल्सियस में दैट इज हॉट एंड जो 20 डिग्री सेल्सियस में दैट इज कंपैरेटिवली कोल्ड, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता लग जाएगी। सो टेम्परेचर जो होता है, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्पिंग ऑफ अ डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, दो तरीके के थर्मोमीटर हमारे पास होते हैं। एक थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक थर्मोमीटर होता है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो बेसिकली जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मापन करने के काम आता है, यानी कि सिर्फ हम जैसी बॉडी, ह्यूमन बॉडीज का ये टेम्परेचर मेजर करता है। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है दैट कैन मेजर एनी टेम्परेचर एक्सेप्ट ह्यूमन टेम्परेचर। यानी कि थर्मोमीटर जो होता है लेबोरेटरी वाला वो कोई सा भी तापमान का मापन कर लेगा, लेकिन बस ह्यूमन वस्तु, यानी कि मैं कहूँ ह्यूमन बॉडी का नहीं करेगा, मानव शरीर का नहीं करता, क्योंकि इसकी रेंजेस अलग अलग होती है। एंड देन दूसरी चीज में किंक नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। तो इसमें मरकरी का लेवल कुछ टाइम तक स्टेगनेंट नहीं रह पाता। जैसे ही आप गर्म या ठंडी चीज से हटाएंगे वैसे इस मरकरी का लेवल गिरने या बढ़ने लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लिनिकल थर्मोमीटर में, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक प्रेजेंट होती है और वो किंक क्या करते हैं? इस डिप्रिसिएशन ऑफ द मर्करी लेवल को रोकती है कि अगर हम अपने मुंह से थर्मोमीटर को हटा के एक बार टेम्परेचर चेक कर भी रहे हैं तो एकदम मर्करी का फॉल नहीं होगा, एकदम से नीचे की तरफ मर्करी का लेवल नहीं जाएगा, जिससे कि हम इजीली बोल सकते हैं कि थोड़ी देर तक, मतलब हम बॉडी से इस थर्मोमीटर को दूर रख के भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं। बट क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है कि एज सून एज यू रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द बॉडी, जैसे ही आप क्या करते हो थर्मोमीटर को रिमूव करते हो बॉडी से, वैसे ही तुरंत immediately what happens, the level of the thermometer mercury fall down। सो जो लेवल होता है मरकरी थर्मोमीटर का वो फॉल डाउन हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? एक काफी चेंज देखने को मिल जाता है। एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द टेम्परेचर एक्यूरेटली। तो हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते? प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते टेम्परेचर क्या रहा होगा, कितना रहा होगा, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का पहला पार्ट तो ये याद रखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापता है। और द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे देखें तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर माप सकता है एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, या अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पर एक्सेप्ट लग लेना आप,
ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं करता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो रेंज है, परास है हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर की, इट इज फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। इट मींस द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज नॉट एबल टू मेजर द टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ऑन द सेम टाइम इट इज नॉट एबल टू मेजर द टेम्परेचर अबव 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर भी नहीं माप सकता और 42 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर भी नहीं माप सकता। यानी कि द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर लाइज बिटवीन 35 टू 42। यानी कि जो रेंज है इसकी, जो परास है इसकी, वो कहां से कहां तक है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही है। ऑन द सेम टाइम अगर हम बात करें, ऑन द सेम नोट हम बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो इट इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम नहीं आता। एंड इसकी जो रेंज है टेम्परेचर मेजरमेंट की भी, दैट इज ऑल्सो वेरी लार्ज, फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू +110 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात करें, तो टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करें, तो टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक माप रहा है। यानी कि काफी कम से भी काफी ज्यादा, यानी कि बॉइलिंग वाटर का भी आप टेम्परेचर यहाँ पर मेजर कर सकते हो। तो जो रेंज होती है थर्मोमीटर की, ये बहुत ज्यादा होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमन टेम्परेचर या ह्यूमन बॉडीज टेम्परेचर। बट द सेम टाइम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज फॉर द clinical thermometer is used to measure the human body temperature and its range is 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो छोटी छोटी दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। इफ देयर कम्स अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैब थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच आपको कुछ दो डिफरेंस बताने हैं। तो दो अंतर आप बता सकते हो, एक ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए काम आता है क्लिनिक, एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं, बाकी वस्तुएं या बाकी बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है, दैट इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। सेकंड थिंग, दोनों के दोनों में अगर मैं बात करूं, तो दोनों के दोनों टेम्परेचर में मरकरी ही यूज हो रही है, तो दिस इज द सिमिलैरिटी, ये तो समानता हो गई। लेकिन अगर मैं रेंज ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करूं, तो वन इज मेजरिंग टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज लाइज फ्रॉम 35 टू 42 and the range for the laboratory thermometer is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. It means yes, both are working on the different ranges. दोनों के दोनों अलग अलग रेंज पे काम कर रहे हैं। So these are the two dissimilarities, or you can say that two difference between the क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच की क्या है, डिससिमिलैरिटीज हो गई, या फिर आप कह सकते हो अंतर हो गया इनके अंदर, या आप कह सकते हो इनके बीच का डिफरेंस हो गया। तो इफ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है डिफरेंशिएट करो, डिस्टिंग्विश करो, तो यू कैन राइट दीज टू पॉइंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, राइट एनी टू। दो सिमिलैरिटीज बताओ, दो समानता बताओ लेबोरेटरी थर्मोमीटर का भी और क्लिनिकल थर्मोमीटर का भी। तो फर्स्ट पॉइंट, बोथ आर मेजरिंग टेम्परेचर, सही बात है, दोनों के दोनों तापमान नाप रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज बोथ आर द डिग्री सेल्सियस स्केल, दोनों के दोनों डिग्री सेल्सियस स्केल है ना, दोनों के दोनों क्या है, डिग्री सेल्सियस ही तो है। पहला वाला भी डिग्री सेल्सियस में ही नाप रहा है, दूसरा भी डिग्री सेल्सियस में नाप रहा है, यानी कि जो स्केल इसके अंदर है, द स्केल इनसाइड द थर्मोमीटर इज द सेम, दैट इज डिग्री सेल्सियस स्केल। एंड थर्ड, अगर आपको फिर भी इसमें सिमिलैरिटी लिखनी है, तो मर्करी इज यूज्ड इन बोथ, दोनों के अंदर मर्करी यूज होती है। एक डिसिमिलैरिटी और भी यूज करनी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, अंतर आपको लिखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में इट हैज प्रोवाइडेड अ किंक, किंक प्रोवाइडेड होती है। किंक का क्या काम होता है, इट स्टॉप्स द इमीडिएट फॉल इन टेम्परेचर और मर्करी लेवल, ये स्टॉप करता है कि एकदम से मर्करी लेवल को रोका जा सके, एकदम से नीचे ना आ जाए। बट इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर वी डोंट प्रोवाइड, या दे डोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ अ किंक। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंक नहीं होती। जब कोई किंक प्रेजेंट नहीं होगी, तो क्या होगा, एज सुन एज यू रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द बॉडी, और यू कीप द थर्मोमीटर अवे फ्रॉम द बॉडी, द लेवल ऑफ द मर्करी फॉल डाउन, वो लेवल नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। दीज आर द थ्री डिफरेंसेस, और वन और टू बेसिकली हमने क्या कर दिया, सिमिलैरिटीज इसके बीच चेक कर लिए। चलो, राइट डाउन दीज 4 पॉइंट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द पॉइंट नंबर 5। चलिए फटाफट नोट करते हैं ना, देन 5वें पॉइंट से शुरू करते हैं। नेक्स्ट बात करें, तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, ये एवरेज टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। जो हीट फ्लो करती है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। यानी कि हमेशा जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा या ज्यादा जहां हीट होगी,
वहां से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये क्या करती है, फ्लो करती है। तो देयर आर 3 वेज, 3 तरीके होते हैं जिससे हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो कर जाए। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी कि 3 तरीके हैं जिससे हीट जो है ट्रैवल कर सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, या एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। मैं ये कह सकता हूँ कि हीट का ट्रांसफर अगर होना है तो इन्हीं 3 प्रोसेस से हो सकता है। इन 3 के अलावा ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। दीज आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट। पहली है कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने एक लोहे को, ये खाना बनाते वक्त आपने देखा होगा कि जब आप खाना बना रहे हैं तो पैन तो गर्म हुआ ही हुआ, अलोंग विद इट हैंडल भी इसका गर्म हो जाता है। सो हैंडल के ऊपर क्या लगाया रहता है, इंसुलेटर रख दिए रहते हैं, लाइक प्लास्टिक कोई दे देगा, या फिर आपके तवे के ऊपर आपने देखा होगा वुडन हैंडल्स होते हैं, सो दैट यू कैन इजीली पिक द यूटेंसिल, आप आराम से बर्तन को उठा सकें। ठीक है, अगर आप बर्तन को, मतलब ऑब्वियसली अगर वहां पर भी मेटल ही हो या कोई ऐसी धातु ही हो जो विच इज अ गुड कंडक्टर, तो यू कैन नॉट टच इट डायरेक्टली, इट विल हर्ट यू। तो यहाँ से आपको बर्न हो सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो भी गर्म होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा ही कंटेनर में गर्म हो रहा है तो आप भी कपड़े से या फिर किसी प्लास्टिक के उससे पकड़ने की कोशिश करते होंगे। कारण क्या है, दीज आर द इंसुलेटर्स एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हीट। तो हम लोग यही कहते हैं यहाँ पे कि कंडक्शन से ही होता है ना। तो कंडक्शन से क्या होता है, मेटल्स टू मेटल क्या करता है, हीट ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप कोई लोहे की रॉड लेके अगर किसको हीट अप करेंगे तो हीट उसमें ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। तो यस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन इन विच द सॉलिड पार्टिकल हीट्स अप। तो एक सॉलिड पार्टिकल हीट होगा जब यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा। द सेकेंड फिनोमिना इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है इट इज बेसिकली इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में ये हो सकता है आइदर इट इज लिक्विड और गैस। सो कंडक्शन दोनों तरीके से होता है। लाइक कन्वेक्शन की बात करूं मैं, तो कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पानी गर्म कैसे होता है, तो आप लोगों ने पानी उबाला होगा तो यू पीपल हैड नोटिस्ड, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी गर्म होता है तो इसके बबल्स बनते हैं एंड दीज बबल्स स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ये बबल्स धीरे धीरे बन के ऊपर सरफेस वाले वाटर की तरफ जाते हैं एंड स्लोली द वाटर एट द सरफेस लेवल कम्स डाउन, बिकॉज नीचे का पानी जो होता है वो दैट हीट्स अप एंड गोज टू द सरफेस। ऑन द सेम टाइम द वाटर एट द सरफेस और द लिक्विड एट द सरफेस कम्स डाउन एट इट्स टेम्परेचर इज लो। तो ये बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता क्या है, मॉलिक्यूल का एक्चुअली मोशन शुरू हो जाता है और यू कैन से दैट द पार्टिकल का एक्चुअली मोशन हो जाता है। और पार्टिकल अगर यहाँ पर मोशन करने लगे हैं तो दिस इज द कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, यस करते हैं। कन्वेक्शन जो होता है बेसिकली फ्लूइड्स में होता है, यानी कि लिक्विड और गैसेस में आपको कन्वेक्शन देखने को मिलेगा एंड इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच द वाटर बॉइल्स, बाय विच एनी लिक्विड अराउंड यू बॉइल्स, या फिर वो गर्म होता है। कोई सा भी लिक्विड, कोई भी तरल पदार्थ आपके पास तभी गर्म हो पाता है जब कन्वेक्शन हो। तो कन्वेक्शन यहाँ पर होता है। वैसे ही यहाँ पर हमने देखा था कि अगर हम एक मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती के साइड में अगर हम हाथ रखें और एक मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखें, यानी कि ऑन लिट अप अ कैंडल, अगर हम एक कैंडल को बर्न आउट करते हैं एंड देन उसके ऊपर हाथ रखते हैं, वन हैंड इज जस्ट द साइड ऑफ द कैंडल, सो यू विल फील मोर हॉटनेस जस्ट अबव द कैंडल, यानी कि आपके हाथ को गर्मी तो फील होगी बट अबव द कैंडल फील होगी। नाइदर यू विल फील द हॉटनेस और यू विल फील द हीट बाय द साइड हैंड। ये मैं साइड वाले हाथ से आपको ज्यादा गर्मी फील नहीं होगी। द रीजन इज हीट यहाँ पर भी जो हो रही है हवा वो कन्वेक्शन मेथड से हो रही है। तो मोमबत्ती के लॉ के ऊपर जितनी भी हवा है दैट इज द हॉट एयर, और ये हॉट एयर फिर क्या करेगी, हल्के हल्के राइज करेगी एंड ये राइज करने के बाद हमारे हाथ वहां पे होंगे तो वो गर्म हवा हमारे हाथों में लग रही होगी। वहीं पर जो ठंडी हवा होती है ऊपर से नीचे की तरफ आके सेटल अप होगी एंड देन फिर इट अगेन स्टार्टेड वार्म, ये फिर से वार्म होना शुरू करेगी एंड देन स्लोली स्लोली इट कम्स अपवर्ड एंड जो हमारा हाथ ऊपर की तरफ रखा हुआ होगा इट विल फील हॉट। तो ये है कन्वेक्शन। एंड द थर्ड पॉइंट इज रेडिएशन। रेडिएशन को तो बहुत ही प्यारा फिनोमेना है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दिस प्रोपोगेशन। रेडिएशन को तो माध्यम चाहिए ही नहीं भाई। अगर सूरज है तो सूरज से पृथ्वी के बीच में माध्यम है ही नहीं, सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आपको मीडियम मिलेगा ना, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के आपको गैसें मिलेंगी, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। अर्थ से जब आप बाहर चले जाओगे तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो मीडियम एंड कहते हैं कि दूर जाने के बाद तो टोटली देयर इज अ वैक्यूम। वैक्यूम मींस निर्वात होगा, वे ना तो सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होते हैं। व्हाट इज वैक्यूम? द वैक्यूम इज एन एम्प्टी स्पेस। एक एम्प्टी स्थान हो गया, खाली स्थान हो गया, ना यहाँ पे हवा है, ना पानी है, ना यहाँ पे कोई ठोस कण है।
तो वैक्यूम है टोटल, तो उस वैक्यूम में भी हीट ट्रैवल कैसे कर रही है? बिकॉज ऑफ द रेडिएशन प्रोसेस। तो सन हमसे कितने लाखों करोड़ों दूर है, और वहां से भी यहाँ तक रोशनी जो आ रही है, धूप जो आ रही है, गर्मी जो आ रही है, दैट इज रीचिंग आर अर्थ, वो हमारे अर्थ पे पहुंच रही है बाय द प्रोसेस ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन से, क्योंकि रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। सिंपल सीधी सी बात है। तो इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, इन लिक्विड एंड गैसेज द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन एंड नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। The material which allow heat to pass through them easily are known as conductors of heat. Exactly, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हीट पास हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह हीट चली जाए, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है, जैसे लोहा, लोहे को हम एक तरफ से गर्म करेंगे, दूसरी तरफ का गर्मी खुद पहुंच जाएगी, हीट खुद पहुंच जाएगी, इट मींस इट इज अ कंडक्टर ना। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक को करूँ तो प्लास्टिक जल जाएगा, ठीक है, पर प्लास्टिक को अगर हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो प्लास्टिक डज नॉट ट्रांसफर हीट, प्लास्टिक हीट ट्रांसफर नहीं करता। तो एज प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, या फिर प्लास्टिक को आप नॉन कंडक्टर्स बोलोगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि मटेरियल ऐसे जो हीट को अलाउ नहीं करते अपने आप से पास होने के लिए, उनको इंसुलेटर कहते हैं। ऐसे मटेरियल जिनसे ऊष्मा पास हो जाती है, ऐसे पदार्थ जिनसे ऊष्मा पास हो जाती है, यानी कि ऊष्मा जो है जिनके अंदर चल सकती है, उनको हम चालक कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होती, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जल्दी से नोट करेंगे दीज 4-5 पॉइंट्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। डार्क कलर्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे आपने देखा भी होगा, सर्दियों के टाइम हमें क्या बोलते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े क्या करते हैं, ज्यादा के ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं डार्क कलर के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, कपड़े ही नहीं ऑब्जेक्ट भी क्या करते हैं, डार्क कलर के ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसी के कारण, यही कारण है, दिस इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। इसीलिए गर्मियों में हम डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते, नहीं तो अनकंफर्टेबल फील होगा। लाइट कलर के कपड़े पहनने से क्या फायदा होगा, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो इजीली हम उसमें क्या कर लेंगे, हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, हमारे लाइट कलर के कपड़े ज्यादा गर्मी फील नहीं कराएंगे। ठीक है, वूलन क्लोथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। वूलन के जो क्लोथ्स है, यानी कि जो ऊनी कपड़े होते हैं, ये हमें गर्म रखते हैं सर्दियों के टाइम। क्यों? क्योंकि इनमें बीच में ये पुअर कंडक्टर होते हैं, यहाँ पर हीट वगैरह होती है और यहाँ हीट ट्रैप हो जाएगी इस वूल में। जो यहाँ पर हमारे पास हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है, और हीट ट्रैप हो जाएगी उसके फाइबर्स में, मतलब एयर ट्रैप हो जाएगी उसके फाइबर में। तो एयर इज अ पुअर कंडक्टर, एयर एक अच्छा कंडक्टर तो नहीं है। तो जब कंडक्टर ही नहीं है, बैड कंडक्टर है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि जो हमने वूल के कपड़े पहने थे सर्दियों में, उसके बीच में हवा फंस जाएगी, हवा फंसने के कारण हमारी बॉडी के अंदर की जो भी हीट अप है वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर से कोई भी हीट बोल सकते हो या ठंड बोल सकते हो, वो अंदर की तरफ बॉडी में नहीं आएगी। तो ये बेसिक सी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पूरी जान ली। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पे होने वाले क्वेश्चंस पर, कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।